अब हमने देखते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन। अच्छा, इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन की, सबसे पहले है सिग्नल एम्प्लीफिकेशन। अब इसको डिटेल से समझने के लिए ना मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि एक सेल है, ठीक है, लंग्स का सेल है, उसमें जो है हमें क्या इफेक्ट शो करना है, ब्रोंकोडायलेशन का। तो एल्ब्यूटिरोल ड्रग जो है वो अपने रिसेप्टर के साथ आके बाइंड करती है, बीटा 2 रिसेप्टर है उसके साथ आके एल्ब्यूटिरोल बाइंड करता है, और जो ब्रोंकियोल जब डायलेट हो जाती है अस्थमा के पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं। अच्छा, अब कभी कभी ये होता है कि जो एल्ब्यूटिरोल है ना, ये सिर्फ कुछ टाइम के लिए, कुछ मिली सेकेंड्स के लिए ड्रग के साथ, मतलब अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगी, अपने रिसेप्टर को ऑक्यूपाई करेगी, लेकिन जो इसका अफेक्ट है वो तो बहुत लॉन्ग टर्म रहता है, लॉन्ग टर्म रहेगा। क्यों? अभी हमने पीछे पढ़े हैं दो तरह के रिसेप्टर्स पढ़े हैं, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स पढ़े हैं ना हमने। तो इसका जो रिसेप्टर है ना वो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होता है, ठीक है। अब ना जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर में हमने पढ़ा था कि कैस्केड्स एक्टिवेट हो जाते हैं, कैस्केड की एक्टिविटी एक्टिवेट हो जाते हैं, मतलब सेकंड मैसेंजर्स जो है ना वो एक्टिवेट हो जाते हैं, फैक्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं जो सेकंड मैसेंजर्स को एक्टिवेट करते हैं। तो जो जो अफेक्टर्स हैं ना, जो सेकंड मैसेंजर्स की एक्टिविटी है वो लॉन्ग टर्म रहती है, इसलिए इस ड्रग की एक्टिविटी लॉन्ग टर्म रहती है। बेशक ये अपने रिसेप्टर के साथ जो इसकी जो बाइंडिंग है ना ये फ्यू मिली सेकेंड्स की है, लेकिन इसका जो अफेक्ट इतना लॉन्ग टर्म रह रहा है ना वो इसके सेकेंड मैसेंजर्स की वजह की एक्टिवेशन की वजह से रह रहा है। जो सिग्नल कैस्केड पाथवे है वो एम्पलीफाई हो गया है। क्यों एम्पलीफाई हो गया है? ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ दीज अफेक्टर्स एंड सेकेंड मैसेंजर्स, ठीक है। इसका अफेक्ट एम्पलीफाई हो गया, बेशक ये जो है ना ये डिसोसिएट हो जाती है, ठीक है, अपने रिसेप्टर से, और इसकी बाइंडिंग बहुत कम टाइम की है। अब जब कैस्केड एक्टिवेट हो जाता है तो ऑब्वियसली जो अफेक्ट है वो भी लॉन्ग टर्म रहता है, ठीक है। एल्ब्यूटिरोल का अफेक्ट भी इस तरह लॉन्ग टर्म रहेगा। अब इस एम्पलीफिकेशन की वजह से ना सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ रिसेप्टर्स, कुछ रिसेप्टर्स जो होते हैं वो मतलब बाइंड करते हैं अपने लाइगेंड के साथ, ठीक है, और वो क्या शो कर देते हैं, वो मैक्सिमम रिस्पांस शो कर देते हैं, ठीक है, मैक्सिमम रिस्पांस शो कर दिया ना। ओके, अब ना हमने ये चीज़ देखनी है कि ये जो हमारे पास मतलब ये मैक्सिमम रिस्पांस शो करते हैं, तो ये हमें देखना है कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है। यहाँ पे स्पेयर रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, स्पेयर रिसेप्टर्स की प्रेजेंस की वजह से। अब स्पेयर रिसेप्टर्स क्या होते हैं? स्पेयर रिसेप्टर्स are said to exist if maximal drug response is obtained at less than 100% occupation of receptors. receptors की occupation जो थी वो 100% से कम थी, लेकिन जो अफेक्ट है मैक्सिमम अफेक्ट हमें ऑब्टेन हो गया। क्यों हुआ है? क्योंकि सिग्नल कैस्केड पाथवे जो है ये एक्टिवेट हो जाता है, फैक्टर्स और सेकेंड मैसेंजर्स जिनका अफेक्ट जो वो लॉन्ग टर्म रहता है। समझ आइए? अब इस चीज़ को समझने के लिए ये ग्राफ देख लें एक दफ़ा। इस ग्राफ में ये बताया गया है कि ड्रग की कंसंट्रेशन जो हमें चाहिए थी 50% मैक्सिमम अफेक्ट के लिए 50%, ठीक है, उसको हमने कंपेयर किया ड्रग की कंसंट्रेशन जो हमें चाहिए थी 50% मैक्सिमम बाइंडिंग के साथ, ठीक है। तो ड्रग की कंसंट्रेशन जो हमें चाहिए थी 50% मैक्सिमल अफेक्ट के लिए वो कम है, मतलब कि स्पेयर रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, ठीक है। पूरे 100% जो है ना ड्रग अपने रिसेप्टर्स को ऑक्यूपाई नहीं करेगा, लेकिन अपना अफेक्ट वो मैक्सिमम में शो करेगा, क्योंकि इस डोज की कंसंट्रेशन जो हमें ड्रग की कंसंट्रेशन जो 50% मैक्सिमम अफेक्ट के लिए चाहिए वो कम है एज़ कम्पेयर टू जो 50% मैक्सिमम बाइंडिंग के लिए चाहिए, मतलब स्पेयर रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, ठीक है। ओके, इसमें मैं आपको एक और एग्जांपल भी दे देती हूँ कि अब जिस तरह भी हमारे पास जो होते हैं ना, इसमें हमारे पास जो बेस्ट एग्जांपल है ना वो हमारे पास इंसुलिन की है, ठीक है, इंसुलिन के रिसेप्टर्स। अभी हमने पीछे भी देखा है कि इंसुलिन की बाइंडिंग जो है टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी को बढ़ा देती है, ठीक है, और फॉस्फोराइलेशन करती है टायरोसिन रेसिड्यूज का, और वो फर्दर जो है वो फॉस्फोराइलेशन करता है बाकी प्रोटीन्स का,
तो इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट्स का, ठीक है, तो उससे जो है ना इंसुलिन की एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो 99% जो होते हैं ना इसके रिसेप्टर्स, वो क्या होते हैं, वो स्पेयर ही होते हैं इंसुलिन के। अगर सिर्फ 1% इंसुलिन के रिसेप्टर्स आपको पाए हो ना, तो इसका जो है ना एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स में जो भी हमने मतलब लास्ट पीछे पढ़ा भी है, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर एक्टिविटी की वजह से इसकी जो रिसेप्टर की टाइप है ये अपना मैक्सिमम इफेक्ट शो कर देती है, ठीक है। अब हमारे पास इस तरह बीटा रिसेप्टर्स होते हैं। बीटा रिसेप्टर्स की हमारे पास जो है वो जो है ना 9 से 10%, 5 से 10% ही जो होते हैं ना वो स्पेयर होते हैं, ठीक है। तो इस तरह हर रिसेप्टर की जो एक्टिविटी है जो है वो वेरी करती है। देन हमने एक और चीज़ पढ़नी है, एक और चीज़ हमने क्या देखनी है, हमें देखना है डिसेंसिटाइजेशन एंड डाउन रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर। ये इसकी ना दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है। पहली कैरेक्टरिस्टिक है सिग्नल्स को एम्पलीफाई करना, और कैसे एम्पलीफाई करता है। फिर डिसेंसिटाइजेशन, ठीक है, डिसेंसिटाइजेशन और डाउन रेगुलेशन रिसेप्टर्स का, डाउन रेगुलेशन या फिर अप रेगुलेशन। अब हम देखते हैं कि ये क्या होता है, डिसेंसिटाइजेशन, डाउन रेगुलेशन और अप रेगुलेशन रिसेप्टर्स, ये क्या चीज़। अच्छा, अब हम इसका करते हैं कि हम ना जब एक रिसेप्टर है ना उसको कंटिन्यूली, अब ये रिसेप्टर है ना इसको, ये सेल है, ठीक है, अब इसका रिसेप्टर है तो इसको कंटिन्यूली जब एडमिनिस्टर करेंगे ना, कंटिन्यूस उसका एक्सपोजर होता है ड्रग से, मतलब हम एगोनिस्ट दे रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यूली एक्सपोजर करा रहे हैं इसका, ठीक है। तो रिसेप्टर की रिस्पॉन्सिवनेस में चेंज आ जाती है, जिस तरह वो रिस्पॉन्स कर रहा होता है उसमें चेंज आ जाती है। तो जो रिसेप्टर है ना वो डिसेंसिटाइज हो जाता है। कभी कभी क्या हो जाएगा, अगर बार बार हम इसको इसके एगोनिस्ट से एक्सपोजर करा रहे हैं, डिसेंसिटाइज हो जाएगा, मतलब अपना रिस्पॉन्स जो है ना इसका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। या फिर रिस्पॉन्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, या इट विल लीड टू टैकीफाइलेक्सिस। अभी टैकीफाइलेक्सिस क्या होता है, टैकीफाइलेक्सिस ये होता है कि अचानक से जो ना डिक्रीज हो जाता है रिस्पॉन्स में, ड्रग के रिस्पॉन्स में। ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे होते हैं, उतनी ही डोज पे कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन रिस्पॉन्स जो होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि रिसेप्टर्स जो होते हैं वो डिसेंसिटाइज हो जाते हैं, ठीक है। अब हमने ये भी देखना है कि रिसेप्टर्स जो होते हैं ना डिसेंसिटाइज भी हो जाते हैं या फिर इंटरनलाइज्ड भी हो जाते हैं। इंटरनलाइज मतलब वो अंदर की तरफ चले जाते हैं। ड्रग जो होता है वो रिसेप्टर से बाइंड नहीं करता, बेशक हम वही पहली वाली डोज ही दे रहे होते हैं पेशेंट को, ठीक है। तो अब जो है ना इंटरनलाइज हो जाते हैं और अनअवेलेबल होते हैं रिसेप्टर्स जो है अंदर की तरफ। तब ड्रग आता है ना तो रिसेप्टर्स मतलब कि प्रेजेंस ही नहीं होती कि ड्रग रिसेप्टर आपस में बाइंड करें, तो इसको हम कहते हैं डाउन रेगुलेशन। अच्छा, ये तब होता है जब हम ड्रग की रिपीटेड एक्सपोजर करते हैं, बार बार करते हैं, या फिर उसका एगोनिस्ट दे रहे होते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल में जो है ना हमारे पास है, जिस तरह इंसुलिन से डिसेंसिटाइजेशन हो जाती है, ठीक है, इंसुलिन इन टाइप 2 डायबिटीज़, ठीक है, इसमें हमारे पास इंसुलिन की एग्जांपल आ गई है। और फिर हमारे पास कभी कभी ऐसे होता है कि जो आयन चैनल्स होते हैं ना, ठीक है, ये आयन चैनल्स होते हैं, जिस तरह उनको टाइम रिक्वायर्ड होता है स्टिमुलेट होने के बाद, मतलब दोबारा से एक्टिवेट होने के लिए। तो उस टाइम पीरियड में ना वो ड्रग को कोई रिस्पॉन्स शो नहीं करते, ठीक है। एक दफ़ा वो एक्टिवेट हो जाते हैं तो उनको दोबारा से एक्टिवेट होने के लिए, मतलब एक दफ़ा एक्टिवेट होने के बाद दोबारा से एक्टिवेट होने के लिए उनको टाइम चाहिए होता है, और वो जो टाइम पीरियड होता है ना जो उनको रिक्वायर्ड होता है, वो तब वो ड्रग को कोई रिस्पॉन्स शो नहीं कर रहे होते। तो तब हम ये कहते हैं कि ये रिफ्रैक्टरी पीरियड है, ये रिफ्रैक्टरी हो गया, मतलब रिफ्रैक्टरी रिस्पॉन्स है। अच्छा, कभी कभी ऐसे होता है कि ना जो रिसेप्टर है ना, जिस तरह यहाँ पे एगोनिस्ट है, हम बार बार एक्सपोजर कर रहे हैं, तो कभी कभी जो है ना एंटागोनिस्ट से जो ड्रग को एंटागोनिस्ट
से एक्सपोजर करें ना, इसका रिसेप्टर का बार बार एंटागोनिक से एक्सपोजर होता है या कोई एक्सपोजर भी नहीं होता, ठीक है, तो और ज़्यादा रिसेप्टर्स जो होते हैं वो अप रेगुलेट हो जाते हैं। अब हमारे पास इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है ना वो बीटा ब्लॉकर है। बीटा ब्लॉकर के लिए ये चीज़ है कि ये रीबाउंड हाइपरटेंशन कॉज करती है। अब अगर हम इसका एब्रप्टली विड्रॉल करा लें तो इसके बारे में ये है कि इसको आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इसकी डोज को कम करना होता है, वरना एक अब जिस तरह एक ड्रग की डोज हम लेशपोज 10 mg दे रहे थे ना और वो 100 रिसेप्टर से बाइंड कर रही थी, तो अब भी हम 10 mg ही दे रहे होंगे, लेकिन अब वो मतलब 100 रिसेप्टर्स के अगर हम मतलब इस डोज को देना बंद कर दें, ठीक है, तो 100 रिसेप्टर्स की जगह जो है ना 1000 रिसेप्टर्स अब बन जाएंगे, ठीक है, अप रेगुलेशन हो जाएगी, ठीक है। तो अब जो है वो जो डोज है ना उसकी वजह से अप रेगुलेशन हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा बीटा रिसेप्टर्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे और वो क्या शो करेंगे, जब हम बीटा ब्लॉकर अचानक से देना बंद कर देंगे ना तो ज़्यादा बीटा रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, मतलब ज़्यादा एपिनेफ्रीन या नॉर एपिनेफ्रीन बाइंड करेगी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से और ज़्यादा हाइपरटेंशन जो है वो कॉज करेंगे, समझ आइए। तो इससे अच्छा है कि हम जो है ना बीटा ब्लॉकर्स को आराम आराम से जो है इसका टेपर ऑफ मतलब इसको आराम आराम से इसका इस ड्रग को जो हम कम करें। और सेम इसी एग्जांपल में हमारे पास स्टीराइड्स की भी है कि स्टीराइड्स को भी अचानक से मतलब नहीं कम कर देनी चाहिए, उसको आराम आराम उसकी डोज जो है वो कम करनी चाहिए ताकि उसके जो रिसेप्टर्स हैं ना वो अप रेगुलेट ना हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।